सो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, ये फोर्थ चैप्टर जो पहले कभी सिक्स था, वीडियो का तीसरा पार्ट है। वीडियो के साथ आप जुड़े हुए हैं। आई होप आपने 2 पार्ट देखे हुए हैं, तो बहुत बहुत अच्छी बात है। नहीं देखें तो ज़रूर वॉच आउट करिएगा, क्योंकि ये पार्ट आपको आगे जब भी समझ में आएगा अगर आपने वो पार्ट देखे होंगे तो। अब हम बात करने जा रहे हैं ईपी फैमिली के ऊपर कि किस तरीके से हमने जो भी नोट शेयर करने हैं वो ईपी फैमिली पे, जो भी लाइव बातें होती है वो ई पाठशाला टेलीग्राम अकाउंट के साथ साथ आपके इंस्टाग्राम अकाउंट पे भी। अब हम आगे बात करेंगे इस चैप्टर के अंदर कि किस तरीके से इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का मेन ऑब्जेक्टिव है क्या। तो अगर आप देखने की कोशिश करें तो यूनाइटेड नेशन का मेन काम होता है कि इंटरनेशनल लेवल पे कॉन्फ्लिक्ट एंड द फैसिलिटेट कॉपरेशन अमंग द स्टेट। यहाँ स्टेट का मतलब कंट्री से आप ले सकते हैं कि इसका मेन काम है कि एक कॉन्फ्लिक्ट, इंटरनेशनल जो कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, डिस्प्यूट होते हैं, तो उन्हें ख़त्म करना। दूसरा सबसे बड़ा इनका काम ये होता है कि अगर कोई देश, एक देश दूसरे देश से खफा है तो उनके बीच में म्यूचुअल कॉर्पोरेशन को बिल्ड करना, कॉर्पोरेशन को बिल्ड करना। इस तरीके से इम्प्रूव द प्रोस्पेक्टिव ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब ये नहीं है कि जब से बना था तो उस टाइम पीरियड से ये चाह रहा है कि इम्प्रूवमेंट रहे। अब इम्प्रूवमेंट किन चीज़ों के अंदर है? इम्प्रूवमेंट ये पूरी तरीके से चाहता है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट रहे, ये चाहता है कि सोशल डेवलपमेंट रहे कहीं ना कहीं, और बेसिक चीज़ें चाहता है कि ये चीज़ों पे फोकस ज़्यादा बना रहे। जब हम बना रहे थे यूएन के अंदर, तो यूएन के अंदर काफ़ी लंबे समय के बाद लोगों ने देखा कि ऑफकोर्स इसके अंदर कुछ रिफॉर्म्स करने की ज़रूरत है। रिफॉर्म्स देखो हमेशा अच्छी चीज़ों के लिए होते हैं, और ऐसा नहीं है कि यूएन सारी दुनिया की सारी समस्याओं को सॉल्व करने के लिए हमेशा तैयार रहता है। तो यूएन ने कहा कि इतने सालों से यूएन है, तो क्यों ना इसमें, इसके स्ट्रक्चर्स में, इनकी ऑर्गेनाइजेशन उसमें, और साथ में इसके जुरिडिक्शन में कुछ बदलाव लाए जाए। अब ऐसा नहीं है कि यूएन खुद चाह रही है, लोगों को समय के साथ ये लगने लग गया कि कहीं ना कहीं यूएन के अंदर उसके स्ट्रक्चर को लेके, उसके स्तरीकरण को लेके बदलाव चाहिए। और उसका जुरिडिक्शन का मतलब होता है उसके न्याय अधिकार में कौन कौन से क्षेत्र आने चाहिए, कैसे। अब इसकी प्रक्रिया, सबसे पहले हम संरचना की प्रक्रिया की बात करें, यानी कि स्ट्रक्चर की बात करें, उसमें क्या सुधार चाहिए? सुधार उसमें ये चाहिए कि बहुत से लोग कह रहे हैं कि सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर जो 5 परमानेंट मेंबर होते हैं और 10 नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं, उनके मेंबरशिप के अंदर लोगों को कहीं ना कहीं संख्या को बढ़ाना या घटाना जरूरी है। नहीं तो होगा क्या? नहीं तो होगा ये कि इसमें सिर्फ एशिया, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका जो है वहाँ के सदस्य ज़्यादा रहेंगे, और यूएन का पूरी तरीके से जो कंट्रोल है वो सिर्फ यूरोप की कंट्री का ज़्यादा रहेगा। और यूएस क्योंकि पैसे ज़्यादा शेयर करता है, इसीलिए यूएस एंड some other country demand a change in non-budgetary procedure and its administration। अमेरिका और कुछ अन्य देश गैर बजटीय प्रक्रिया और इसके प्रशासन के बदलाव की मांग कर रहे हैं कि बजट में जब शेयर करने की बात आती है तो जो जितने ज़्यादा पैसे शेयर करता है उसकी उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए या उसका उतना पावर होना चाहिए। तो लोग ये कहते हैं कि ऐसा नहीं है। हमें एक तो ये भी देखना होगा कि अफ्रीका, एशिया और भी कॉन्टिनेंट है, उससे हमें कंट्री को उठाना चाहिए। और मेन बात आता है उनके जुरिडिक्शन की। अब जुरिडिक्शन का मतलब देखो, ये तो हमें पता है कि यूएन बहुत अच्छे लेवल पे उसका रोल ये होता है कि वो शांति, विश्व शांति को बनाए रखे, और सिक्योरिटी मिशन उसका बेसिकली यही है कि ह्यूमैनिटी वर्क के ऊपर काम करे। लेकिन जुरिडिक्शन में अगर हम देखें तो जब ये बना था तो उस टाइम पीरियड के अंदर कोल्ड वॉर नहीं था। जब कोल्ड वॉर स्टार्ट हो गया तो उसके बाद आप देखेंगे कि दुनिया के अंदर 2 मात्र शक्तियां जो थी आपस में लड़ने लग गई। ये आपने पहला चैप्टर पढ़ा होगा, लेकिन ऑफकोर्स इस साल सिलेबस में नहीं है। कौन लड़ने लग गया? यूएसए और यूएसएसआर। तो यहाँ पे खुद यूएन कमजोर था। तो यूएन कमजोर था तो फाइनली जब यूएसएसआर खत्म हुआ तो उसके बाद नए बदलाव होने चालू हुए। अब यूएन चाह रहा है कि अपनी जुरिडिक्शन के अंदर कौन कौन से काम लेके आए, लेकिन वो कैसे लेके आएगा? क्योंकि अभी 2 महान शक्तियां आपस में ही लड़ रही हैं, तो इसे डिसाइड कैसे कौन करेगा कि कौन किसके अंडर में, कौन किसके अंडर में। तो इस हिसाब से जैसे यूएसएसआर खत्म हुआ तो यूएस एकमात्र पावरफुल कंट्री बन गई, और उसके बाद क्या कहते हैं, देन फाइनली चाइना इंडिया से रिलेशन बना रहा था और चाइना भी ग्रोथ हो रहा था। देन
नई कंट्रियां निकल के आई, न्यू यूएन की कंट्रियां ज्वाइन हुई यूएन के साथ, और जब यूएसएसआर टूट के रशिया बना तो नई कंट्री पूरी तरीके से यूएन के साथ जुड़ी। जब यूएन के साथ जुड़ी तो अब नए खतरे सामने आने चालू हो गए, और नए खतरों में से हम कह सकते हैं सिविल वॉर, इसे हिंदी में नरसंहार, बहुत सारे लोगों का एकदम से मार देना, गृह युद्ध, जातीय संघर्ष जो श्रीलंका में हुआ था, आतंकवाद जैसी प्रॉब्लम, उसके बाद महामारी, जलवायु परिवर्तन होना, ऐसी बहुत सारी समस्या फिर जाके खड़ी हो गई किसके सामने, यूएनओ के सामने। देन फाइनली डिसाइड करा गया कि ठीक है 1989 के बाद जैसे ही कोल्ड वॉर खत्म हुआ तो वर्ल्ड के सामने अमेरिका एकमात्र शक्ति बन गया है, लेकिन यूएन ये डिसाइड करेगा कि उसके जुरिडिक्शन में कौन कौन से काम आने चाहिए। तो ये सारे काम, अब ये सारे के सारे काम पूरी तरीके से उनके जुरिडिक्शन में आते हैं। अभी भी स्पेसिफिक तरीके से तय नहीं है कि यूएन किसके स्पेशली किसके लिए काम करता है, किस टॉपिक पे काम करता है, लेकिन ऐसी समस्याएं जो ग्लोबली लेवल पे है, जो कोई एक कंट्री सॉल्व नहीं कर सकती है, उसको सॉल्व करने के लिए उसके जुरिडिक्शन के अंदर काम ये सारे आते हैं। अब ये कहा जाता है कि स्ट्रक्चर की अगर बात करी जाए तो कई सालों से ये चीज़ पेश हो रही थी कि अगर हम देखें तो सिक्योरिटी काउंसिल जो है उसमें पॉलिटिकल रियलिटी नहीं देखने को मिलती है। ज़्यादातर ये जो भी डिसीजन लेता है, ज़्यादातर जो भी फैसले लेता है, ज़्यादातर जिन इश्यूज़ के ऊपर यूएन काम करता है वो पूरी तरीके से वेस्टर्न वैल्यूज़ या वेस्टर्न आइडियाज़ पे बेस्ड होते हैं, क्योंकि अमेरिका एकमात्र शक्ति है, अमेरिका यूएन के अंदर बहुत ज़्यादा बजट शेयर करता है। इस हिसाब से हम देख सकते हैं कि वो कितना ज़्यादा फ़ायदा ले रहा है। तो इट टेक्स एडिकेट रिप्रेजेंटेटिव वेस्टर्न कंट्री का ज़्यादा है, इसीलिए ये कहा गया कि ठीक है अगर आप लोगों को लगता है कि यूएन जो है पूरी तरीके से ज़्यादा कंट्रोल अमेरिका के अंडर में आ रहा है, और काफ़ी लंबे समय से ये समस्या चल रही है कि जो लोअर कंट्रीज़ होती हैं जिनकी अर्थव्यवस्था कमज़ोर होती है, ऐसी कंट्रियाँ क्या करेगी। तो ऐसी कंट्रियों के लिए क्या करा गया, ऐसी कंट्री के लिए 7th जनरल सेक्रेटरी कोफी आनंद ने ये सुझाव दिया कि कोई कंट्री अगर टेम्परेरी या परमानेंट मेंबर बनना चाहती है तो वो इस तरीके से सकती है, और उन्होंने ये रिफॉर्म हमारे सामने लाए। नया सदस्य बनने के लिए जो परमानेंट या टेम्परेरी सदस्य बनना है लोगों को, उसके लिए क्या करना पड़ेगा यूएन के अंदर। आप तो एक इकोनॉमिक पावर आपकी अच्छी होनी चाहिए, आपकी मिलिट्री पावर अच्छी होनी चाहिए, आपका नेशन में जो पॉपुलेशन है वो काफ़ी अच्छी होनी चाहिए, आप यूएन के बजट में काफ़ी पैसा शेयर करते हो ठीक ठाक, आपकी डेमोक्रेसी सही होनी चाहिए, आपका ह्यूमन राइट सही होना चाहिए, आपके कंट्री के अंदर अलग अलग डाइवर्सिटीज़ के लोग, अलग अलग एथनिक कैटेगरी के लोग रहते हों। अब अगर हम बजट के हिसाब से बात करें तो हम उतना शेयर नहीं कर पाते हैं जितना अमेरिका या दूसरी कंट्री, जापान, जर्मनी, यूके, फ्रांस, इटली, ब्राज़ील, कनाडा, रशिया, ये सारे लोग इतना हमसे ज़्यादा शेयर करते हैं। लेकिन उन्होंने एक स्टैटिक दे दिया, उन्होंने कहा कि अगर किसी को टेम्परेरी और परमानेंट मेंबर बनना है तो उसको ये चीज़ें होनी चाहिए और वो बंदा बन सकता है। इसी वजह से रिप्रेजेंटेटिव का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, और लोगों के दिमाग में ये आने लग गया कि क्या इंडिया भी परमानेंट मेंबर बन सकता है यूएन का। हालांकि बहुत से लोग कहते हैं कि यूएन का परमानेंट मेंबर अमेरिका क्या कहते हैं बनने वाला नहीं था, चीन बनने वाला नहीं था, लेकिन चीन को हमने मौका दिया बनने के लिए। क्या अभी सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर इंडिया परमानेंट मेंबर बन सकता है? मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, आप ही बताइए कि क्या अभी इंडिया परमानेंट मेंबर बनना चाहिए यूएन का या नहीं बनना चाहिए। अब बनना ना बनना एक अलग चीज़ है, लेकिन दोस्तों मेन बात यह है कि अगर मेंबरशिप की बात करें आपके सिक्योरिटी काउंसिल की, तो 5 परमानेंट मेंबर होते हैं जिनके पास वीटो पावर होती है, और 10 जो होते हैं टेम्परेरी होते हैं। जो 10 टेम्परेरी होते हैं उसकी कंट्री का मैं इलेक्शन कह सकता हूँ, हर 2 साल के अंदर हर किसी को मौका मिलता रहता है। अब ये कंट्री किस तरीके से इलेक्ट होती है, किस तरीके से चुनी जाती है, इसका कोई सिस्टमैटिक वे नहीं है। लेकिन एक बात तो ये है कि जो 10 परमानेंट मेंबर जो नहीं है, जो टेम्परेरी मेंबर है, वो उनके पास वीटो पावर नहीं होती है। अब वीटो पावर क्या होती है? एनी परमानेंट नेगेटिव वीटो कैन स्टिल द डिसीजन ऑफ नेगेटिव वीटो इज, मतलब इसमें लिखा है कि एनी मेंबर्स नेगेटिव वोट कैन स्टेल द डिसीजन एंड दिस नेगेटिव वोट इज अ वीटो। मतलब
कि कोई कंट्री ये कह रही है कि महामारी के लिए चाइना को दवा, मतलब मान लीजिए कि इंडिया और पाकिस्तान का युद्ध हो रहा है या होने वाला है, या इंडिया और बांग्लादेश का युद्ध होने वाला है, या इंडिया श्रीलंका का युद्ध होने वाला है, तो ऐसे सिचुएशन में इंडिया पता है कि वो श्रीलंका के ऊपर हावी हो रही है, तो आप नोटिस करेंगे कि 5 कंट्रियां जो वीटो जिनके पास है, उनमें से अगर एक भी कंट्री कह देती है कि श्रीलंका और इंडिया के वॉर के अंदर हमारा इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, तो आप यकीन मानेंगे कि वीटो पावर के अंदर अगर एक भी कंट्री बोल देती है कि नहीं होगा युद्ध, तो ऑफ कोर्स नहीं होगा। तो ये 5 कंट्रियों के पास वीटो पावर, जो ऑफ कोर्स इसके सदस्य मेंबर 193 मेंबर यूएन के सदस्य हैं, लेकिन 5 कंट्रियों की पावर एक तरफ और उसके बाद 193 कंट्रियों में से अगर हम 5 कंट्री को माइनस कर ले तो मोटा मोटा 188 कंट्रियां, इसकी पावर एक तरफ। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं वीटो पावर, जिसे हम निशेष अधिकार बोलते हैं, ये कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा गलत है, जो यूएन के अंदर रिफॉर्म्स होने की आज तक भी ज़रूरत है। अब 60 साल पूरे हुए यूएन को ये सारी चीज़ें करते करते फाइनली उसका क्षेत्र अधिकार और बढ़ा। 2005 के अंदर उन्होंने कहा कि हम पीस बिल्डिंग क्रिएशन करेंगे, जिसका मेन काम है शांति को बढ़ाना। दूसरा, इन्होंने ह्यूमन राइट्स कमीशन बनाया, और उसके साथ साथ नागरिकों के अधिकार जो खराब हो रहे हैं उसके लिए हर कंट्री के अंदर मानवाधिकार बनाया गया। उसके साथ साथ यूएन ने एक गोल सेट करा कि वो पिछले आने वाले 100 सालों के अंदर इस चीज़ों पे काम करेगी। उसने डेमोक्रेसी फंड इकट्ठा करने की शुरुआत करी, और उसने आतंकवाद की निंदा करी। तो इसीलिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट बात है। अब बात ये है कि हमारे दिमाग के अंदर ये क्वेश्चन आज भी आता है कि क्या इंडिया परमानेंट मेंबर बनना चाहिए यूएन का या नहीं बनना चाहिए, क्योंकि यूएन में कोफी अनन जो 7 जनरल सेक्रेटरी थे, उन्होंने हमें सुझाया था कि ये चीज़ें अगर किसी कंट्री के पास होती है तो उसको टेम्परेरी या परमानेंट मेंबर बना दिया जाता है। पर टेम्परेरी मेंबर बनाया कैसे जाता है, जो हर 2 साल के अंदर चेंज होते हैं। भारत टेम्परेरी मेंबर रहा था एक टाइम पीरियड पर, लेकिन अभी तक नहीं रहा, और उसके बाद अब नया परमानेंट मेंबर अगर बनना है तो किस तरीके से बनना है वो उन्होंने सिनेरियो हमें दे दिया। लेकिन कैसे इलेक्ट होगा, कब इलेक्ट होगा, कौन इसका इलेक्शन लेगा, कौन इसको वोट डालेगा, इसका कोई डिटेल नहीं है। लेकिन जितना हमने पढ़ा है उस बिहाफ पे अगर हम मद्देनजर रखें तो भारत और यूनाइटेड नेशन के अंदर आप देखेंगे कि इंडिया ये बिलीव करता है कि यूएन एट प्रेजेंट टाइम पे अगर नहीं होगा तो ऑफ कोर्स फिर यूएस, रशिया और उसके बाद चाइना, उसके बाद जापान, ये लोग अपनी शक्तियों की मनमानी करने लगेंगे और कोई किसी के ऊपर भी हमला कर देगा। इसीलिए मैं कह सकता हूँ कि यूएन का मानना ये है कि प्रेजेंट टाइम पे यूएन का ज़रूरी होना है। उसके बाद ये ऑफ कोर्स डेवलपमेंट और कोऑपरेशन की बात करता है, और ऑफ कोर्स यहाँ पे जो इसका एजेंडा रहता है वो यही रहता है कि डेवलपमेंट ऑफ कोर्स इक्वली होना चाहिए। तो ये इंडिया के लिए एक पक्ष वाली बात है। अब इंडिया कहता है कि इंडिया कहता है कि ऑफ कोर्स सिक्योरिटी काउंसिल में उसके मेंबरशिप को लेके कहीं ना कहीं बदलाव होने चाहिए। जो ऑफ कोर्स बढ़ रहे हैं, जनसंख्या बढ़ रही है, पावर बढ़ रही है, तो होना चाहिए। इंडिया ऑल्सो बिलीव दैट डेवलपिंग वर्ल्ड शुड बी एडिकेटली रिप्रेजेंटेटिव इन द सिक्योरिटी काउंसिल। इंडिया का ये मानना है कि जो अब विकासशील देश बनते जा रहे हैं उनको भी सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर बनना चाहिए। इसलिए इंडिया कहता है कि भाई हम क्यों नहीं बन सकते, क्योंकि हम भी तो लार्जेस्ट डेमोक्रेसी वाले हैं, जनसंख्या के अंदर दूसरे नंबर पे हैं, या हम यूएस मिशन के अंदर हमेशा एक्टिव रहते हैं, हम फंड भी शेयर करते रहते हैं समय समय पे, और हम भी एक डेवलपिंग कंट्री हैं। इस हिसाब से आप कह सकते हैं कि इंडिया बनना चाहिए। लेकिन फिर भी यूएन का कहीं ना कहीं यूएस का यूएन के ऊपर बहुत ज़्यादा कंट्रोल है। कंट्रोल क्यों है? क्योंकि यूएन का आप देखेंगे सारी की सारी बिल्डिंग ऑफ कोर्स यूएसए के अंदर है। यूएसए आज भी बहुत पावरफुल कंट्री है। यूएस समय समय पे बहुत अच्छा पैसा शेयर करता रहता है। यूएस के अंदर ही यूएन की सारी बिल्डिंग फिजिकली लोकेटेड है, इसीलिए वहाँ के सारे ब्यूरोक्रेट्स, यूएस के सारे ब्यूरोक्रेट्स, सारे नौकरशाही लोग, सारे काम करने वाले लोग यूएन की बिल्डिंग में काम करते हैं। तो इसीलिए उसका डोमिनेंस ज़्यादा है, और यूएस जो है वो वीटो पावर भी इस्तेमाल करता है। इसीलिए मैं कह सकता हूँ कि यूएन यूएसए के लिए सही बैलेंस